सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। देखिए, शेले ने 1774 में HCl पर MnO2 की अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन को बनाया था। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर बात की जाए कि क्लोरीन कैसे बनाई गई, तो देखिए जो शेले थे, एक वैज्ञानिक थे शेले, उन्होंने क्या किया, 1774 में HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड पर MnO2 की अभिक्रिया के द्वारा क्लोरीन को बनाया था। ठीक है, 1810 में डेवी ने इसकी तात्विक प्रकृति को स्थापित किया तथा इसके रंग के आधार पर इसे क्लोरीन नाम दिया। देखिए तो ध्यान दीजिए कि डेवी ने क्या किया, तात्विक प्रकृति के आधार पर इसको स्थापित किया और रंग के आधार पर इसे क्लोरीन नाम दिया। और देखिए क्लोरीन नाम कैसे आया, ग्रीक शब्द क्लोरस से आया, और क्लोरस का मतलब होता है हरित पीला। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए विरचन यानी किस तरीके से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। देखिए, इसे निम्नलिखित में से किसी भी विधि द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विधि देखिए बच्चों, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे विरचन की, वो बात करेंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यानी ये कहा जाता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके क्लोरीन बनाया जा सकता है। और देखिए अभिक्रिया, देखिए ये क्या है, MnO2 है। ठीक है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जा रही है। ये क्या बन गया, MnCl2, और साथ में देखिए Cl2, क्लोरीन बन गई, और दो क्या बन गए, जल के अणु। ठीक है, आजकल HCl के स्थान पर नमक तथा सांद्र H2SO4 का मिश्रण उपयोग में लिया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे। अब दूसरा तरीका देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से अभिक्रिया कराने पर। देखिए बच्चों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी अभिक्रिया अगर HCl के साथ करवाई जाती है तब भी हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, देखिए ये है 2KMnO4 यानी ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जा रही है। क्या बन गया, KCl बन गया, MnCl2 बन गया, जल के अणु बन गए, और 5 अणु बन गए यहाँ पे Cl2 के। क्लियर है, तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्लोरीन का उत्पादन। देखिए बच्चों, अब हम ये बात करेंगे कि क्लोरीन का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला है डेकोन विधि। देखिए इस विधि में 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2, देखिए ध्यान दीजिए CuCl2 यहाँ क्या है, उत्प्रेरक। ठीक है, की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। यानी ये हम बात कर रहे हैं डेकोन विधि की, और डेकोन विधि में क्या होता है, 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। और देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, 4HCl है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं CuCl2 की उपस्थिति में, और CuCl2 यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। देखिए क्या बना, ये Cl2 बन गया, यानी 2 अणु Cl2 के बन गए, और 2 अणु हमें जल के प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये होती है हमारी डेकोन विधि। आई समझ में, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए वैद्युत अपघटन प्रक्रम। देखिए बच्चों, अब हम दूसरा तरीका देखेंगे, वैद्युत अपघटन प्रक्रम से कैसे क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए क्लोरीन लवण जल यानी सांद्र NaCl विलयन। देखिए बच्चों समझिए, भाई जो क्लोरीन है वो लवण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रम में क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। देखिए जो समझने की कोशिश करिए कि जो लवण जल है, यानी हम बात कर रहे हैं सांद्र NaCl विलयन की, तो जो सांद्र NaCl विलयन है जब उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है तब भी हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। और देखिए समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो क्लोरीन बनती है वो एनोड पर बनती है। तो देखिए एक बार इस अभिक्रिया को आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से यह अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सांद्र NaCl विलयन के वैद्युत अपघटन की। तो देखिए बच्चों, जब NaCl का, यानी कहने का मतलब है कि सांद्र NaCl का जो विलयन है उसका जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो वैद्युत अपघटन करने पर ये NaCl टूटता है, Na तो प्लस का और Cl माइनस का। और देखिए बच्चों, हमें पता है कि जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड लगाए जाते हैं, एक तरफ लगाया जाता है कैथोड और एक तरफ लगाया जाता है एनोड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये NaCl टूटेगा तो Na+ तो जाएगा कैथोड पर। देखिए समझिए, Na+ जो सोडियम धनायन है वो तो जाएगा कैथोड पर, और जो ये क्लोराइड आयन है Cl- ये कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा।
ठीक है, अब देखिए इनकी अभिक्रिया देखिए। सबसे पहले हम कैथोड पे देखेंगे कि कैथोड पे क्या अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए बच्चों क्या होता है, कैथोड पर ये Na+ जाता है, ये Na+ कैथोड पर जाकर, देखिए जो Na+ है कैथोड पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और ये बदल जाता है Na, यानी सोडियम धातु में बदल जाता है। और जो ये सोडियम धातु है Na, ये जल के साथ अभिक्रिया करके, देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक तो बनाती है NaOH और साथ में ½ H2, यानी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। कहाँ पे, कैथोड पे। तो ये तो बात हो गई कैथोड की। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि एनोड पे क्या अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों एनोड पे क्या होगा भाई, एनोड पर ये Cl-, ये जो Cl- है ये एनोड पे जाएगा और एनोड पे जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और देखिए क्या बन जाएगी वहां पे, ½ Cl2 क्लोरीन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है और सांद्र NaCl जो विलयन है उसके वैद्युत अपघटन के द्वारा हमें एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। क्लियर है, तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए गुण, देखिए यह तीखी गंध वाली दम घोटू हरित पीली गैस है, यह वायु से 2.5 गुना भारी है, ठीक है बच्चों। यह हरित पीले द्रव के रूप में आसानी से द्रवित की जा सकती है जो कि 239 केल्विन पर उबलती है। यह जल में विलय है। क्लोरीन बहुत सी धातुओं तथा अधातुओं के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। देखिए समझिए बच्चों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्लोरीन क्या करती है, बहुत सी धातुओं के साथ में और अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों किस तरीके से क्लोराइड बनता है, इन अभिक्रियाओं से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए ये क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम धातु है, इससे Cl2 अभिक्रिया करेगी, यानी Cl2 के 3 अणु इससे अभिक्रिया करेंगे, ये बन गया AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया ना। इसी तरीके से देखिए सोडियम है, सोडियम के साथ Cl2 अभिक्रिया करेगी, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरीके से Fe आयरन है, यानी लोहा है जो धातु है, उससे देखिए Cl2 अभिक्रिया करेगी, ये बन गया FeCl3। इसी तरीके से P4 फास्फोरस के साथ जब Cl2 अभिक्रिया करेगी, ये बन गया PCl3, ठीक है। और इसी तरीके से सल्फर के साथ S8, इसके साथ जब Cl2 अभिक्रिया करेगी, ये बन गया S2Cl2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो क्लोरीन है वो धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करती है, अधातुओं के साथ भी अभिक्रिया करती है और क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए, इसकी हाइड्रोजन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है और देखिए हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्या होती है, बहुत ही अधिक बंधुता। आगे देखिए, यह हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर HCl बनाती है। तो देखिए बच्चों समझिए कि ये क्या करती है, हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। और देखिए अभिक्रिया को समझिए बच्चों, देखिए ये क्या है H2 और ये क्या है Cl2, H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करेंगे, ये बन गया HCl बन गया। इसी तरीके से देखिए H2S, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाएंगे, ये HCl बन गया और ये सल्फर अलग हो गई। इसी तरीके से देखिए C10H16, ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब Cl2 के साथ होती है, Cl2 के 8 अणु हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमें देखिए 16 अणु HCl के प्राप्त हो गए और यहाँ पे 10 हमें क्या प्राप्त हुए, कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठंडे तथा तनु क्षारकों के साथ क्लोरीन क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का मिश्रण देती है, परंतु गर्म तथा सांद्र क्षारकों के साथ क्लोराइड तथा क्लोरेट बनते हैं, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब Cl2 के साथ करवाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ठंडा तथा तनु, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं NaOH वो कैसा है, ठंडा तथा तनु, उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो बन गया NaCl और NaOCl। देखिए एक तो क्या बना, NaCl बना, साथ में NaOCl बना और ये बन गया H2O, जल बन गया। और देखिए समझिए यहाँ पर NaOH के 2 अणु भाग ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या देखा भाई, हमने पढ़ा ना अभी कि ठंडे तथा तनु क्षारकों के साथ क्लोरीन क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का मिश्रण देती है, यानी कहने का मतलब है कि ठंडे तथा तनु क्षारकों के साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया करती है तो क्लोराइड देती है और हाइपोक्लोराइड देती है, ठीक है। तो देखिए ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोडियम हाइपोक्लोराइड,
ठीक है। इसी तरीके से देखिए गर्म तथा सांद्र NaOH के साथ जब ये अभिक्रिया करेगी क्लोरीन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोराइड प्राप्त होगा, साथ में क्लोरेट। तो देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, NaClO3 ये हमें क्लोरेट प्राप्त हो गया, और 3 हमें क्या प्राप्त हुए, जल के अणु। ठीक है, और देखिए यहाँ पे NaOH के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 6, और यहाँ पे NaCl कितने बन रहे हैं, 5। देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिए, देखिए इस अभिक्रिया को ध्यान से समझिए वापस कि यहाँ पे तो NaOH के 2 अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे NaOH के 6 अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए NaCl और NaOCl बन रहा है, यहाँ पे NaCl और NaClO3 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए शुष्क बुझे हुए चूने के साथ यह विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, देती है। गर्म तथा शांत विरंजक चूर्ण का संगठन Ca ब्रैकेट में क्या है, OCl का ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट Ca ब्रैकेट में है OH और ये 2 यानी OH का ट्वाइस डॉट 2H2O है। देखिए समझिए वापस, गर्म तथा सांद्र विरंजक चूर्ण का ये क्या होता है, संगठन होता है। क्लोरीन हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया करती है तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ योगज उत्पाद देती है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, CH4 देखिए मैथेन, भाई CH4 मैथेन है, और मैथेन के साथ देखिए बच्चों मैथेन है, और मैथेन के साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया कर रही है UV की उपस्थिति में, ये क्या बन रहा है, CH3Cl बन रहा है और साथ में HCl। यानी कहने का मतलब है कि जो मैथेन है CH4, इसके एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आके जुड़ जाएगी, और ये क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड, ये मैथिल क्लोराइड बन गया, साथ में HCl बन गई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एथीन, C2H4 एथीन है, एथीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कक्ष ताप पर होगी, और देखिए हमें C2H4Cl2 यानी 1,2 डाइक्लोरोएथेन प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, HCl तथा HOCl के निर्माण के कारण क्लोरीन जल का पीला रंग उड़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त हाइपोक्लोरस अम्ल, जिसे HOCl बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल को नवजात ऑक्सीजन देता है, जो कि क्लोरीन के विरंजक तथा ऑक्सीकारक गुणों के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि HCl तथा HOCl के निर्माण के कारण क्या होता है, जो क्लोरीन का पीला रंग है, यानी क्लोरीन जल का जो पीला रंग है वो उड़ जाता है, और इस प्रकार प्राप्त हाइपोक्लोरस अम्ल हमें क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, और ये नवजात ऑक्सीजन ही विरंजक के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लोरीन फेरस को फेरिक तथा सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में तथा आयोडीन को आयोडेट में ऑक्सीकृत करती है। देखिए समझिए, क्लोरीन क्या करती है, फेरस को फेरिक में तथा सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है, और आयोडीन को आयोडेट में ऑक्सीकृत करती है, जो जल की उपस्थिति में क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा आयोडिक अम्ल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, ये क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवा रहे हैं Cl2 की उपस्थिति में। देखिए वापस समझिए कि FeSO4 की अभिक्रिया H2SO4 और Cl2 के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु, यानी 2 अणु FeSO4 के भाग ले रहे हैं, और इस फेरस सल्फेट की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जो फेरस सल्फेट है इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये बन गया फेरिक सल्फेट। ठीक है, ये Fe2 और ये ब्रैकेट में क्या है, SO4, और ये इसका क्या है, होल ट्राइस, यानी SO4 का होल ट्राइस है, और 2HCl। क्लियर है, अभिक्रिया समझ में आई। इसी तरीके से देखिए Na2SO3 है, इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा रहे हैं जल की उपस्थिति में, ये बन गया Na2SO4 और साथ में 2HCl। ठीक है, इसी तरीके से देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, जल की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। यहाँ पे जल के देखिए 2 अणु भाग ले रहे हैं, ये क्या बन गया, H2SO4 और साथ में HCl, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl का निर्माण हो गया। और इसी तरीके से देखिए आयोडीन है, आयोडीन की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जल के 6 अणु भाग ले रहे हैं, Cl2 के 5, और ये क्या बन गया, HiO3,
ठीक है, और साथ में 10 अणु किसके बन गए, HCl के, यानी 2 अणु तो बन गए HiO3 के और 10 अणु बन गए HCl के। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्लोरीन क्या कर देती है, इनका ऑक्सीकरण कर देती है। आगे देखिए, क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है। विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। यह नमी की उपस्थिति में वानस्पतिक अथवा कार्बनिक पदार्थों को विरंजित करती है। क्लोरीन का विरंजक प्रभाव स्थायी होता है। तो देखिए बच्चों, क्लोरीन क्या करती है, विरंजक की तरह कार्य करती है, यानी ये प्रबल विरंजक है। और देखिए अभिक्रिया, देखिए Cl2 है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, भाई नमी की उपस्थिति में विरंजक की तरह कार्य करती है ना, तो Cl2 जब जल से अभिक्रिया करेगा तो एक तो बनेगा HCl और O का मतलब है नवजात ऑक्सीजन बनेगी, और जो ये नवजात ऑक्सीजन बनी है यही विरंजक के लिए उत्तरदायी होती है। तो देखिए कोई भी रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ से नवजात ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगी तो जो रंगीन पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। यानी देखिए जो हमारा कलर मटेरियल है यानी रंगीन पदार्थ है वो रंगहीन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। उपयोग देखिए उपयोग क्लोरीन के, पहला देखिए कास्ट लुगदी यानी कागज तथा रेयन के उत्पादन में आवश्यक होती है। दूसरा देखिए कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में। तीसरा देखिए सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में। चौथा देखिए रंजकों, औषधों तथा कार्बनिक पदार्थों जैसे CCl4, CHCl3, DDT, प्रशीतकों इत्यादि के उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे। पांचवा देखिए पीने के जल को निर्जम यानी जीवाणु रहित करने में। छठा देखिए विषैली गैसों जैसे फास्जीन COCl2, अश्रु गैस CCl3, NO2, मस्टर्ड गैस Cl, CH2, CH2S, CH2, CH2Cl। ठीक है, ये मस्टर्ड गैस है के बनाने में होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लोरीन के उपयोग की और ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए बच्चों, अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए बात करेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, यानी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यह अम्ल 1648 में ग्लेबर ने साधारण लवण यानी नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर प्राप्त किया। 1810 में डेवी ने प्रदर्शित किया कि यह हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का क्या है, यौगिक है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। विरचन देखिए किस तरीके से इसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में यह सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो देखिए अभिक्रिया से समझिए कि प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए बच्चों, ये क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं 420 केल्विन पर। ये बन गया NaHSO4। क्या बन गया, NaHSO4 बन गया, साथ में HCl बन गई। ठीक है, और जो ये NaHSO4 बना है ये दोबारा NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा। भाई यहाँ पे दोबारा NaCl की अभिक्रिया होगी कितने पे, 823 केल्विन पर, और ये बन गया Na2SO4 HCl। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दोनों ही अभिक्रियाओं से HCl का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आया समझ में। आगे देखिए HCl गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अब गुण देखिए इसके। यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह आसानी से रंगहीन द्रव में द्रवित हो जाती है और क्वथनांक देखिए 189 केल्विन तथा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाती है। हिमांक देखिए 159 केल्विन। यह पानी में अत्यधिक विलेय है तथा निम्न प्रकार से आयनित होती है। तो देखिए बच्चों, पानी में अत्यधिक विलेय है ये, तथा इस देखिए आयनन किस प्रकार से होता है। देखिए HCl है, HCl को जब H2O यानी जब जल में विलय किया जाता है तो देखिए एक तो बनता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनता है और Cl माइनस बनता है। देखिए बच्चों समझिए इस अभिक्रिया को भी, जो HCl है ये टूटता है H प्लस में और Cl माइनस में, और जो ये H प्लस है ये जल के साथ आके जुड़ जाता है, यहाँ ऑक्सीजन के पास आके ये H प्लस जुड़ जाता है और ये बन जाता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, साथ में Cl माइनस क्लोराइड आयन बन जाते हैं। और इसके लिए देखिए K बेस A का मान देखिए 10 की पावर 7। ठीक है, यानी इसके लिए K बेस A का मान होता है 10 की घात 7। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए, इसके जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। देखिए जो इसका जलीय विलयन होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। वियोजन स्थिरांक का उच्च मान प्रदर्शित करता है कि यह जल में एक प्रबल अम्ल है। देखिए बच्चों क्या है ये प्रबल अम्ल। यह अमोनिया से अभिक्रिया करती है तथा NH4Cl के श्वेत ध्रुव देती है। तो देखिए बच्चों यह अमोनिया के साथ भी अभिक्रिया करता है। देखिए जो HCl है, देखिए HCl और NH3, ठीक है, अमोनिया की और HCl की अभिक्रिया होगी और NH4Cl के हमें क्या प्राप्त होंगे, श्वेत ध्रुव। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, देखिए सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर एक्वा रेजिया बनता है। देखिए बच्चों समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चों क्या होता है भाई, सांद्र HCl, देखिए बच्चों समझिए, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के अगर हम 3:1 के रूप में लेते हैं, देखिए वापस समझिए, यानी सांद्र HCl का तो 3 भाग और सांद्र HNO3 का 1 भाग, यानी इन्हें हम अगर 3:1 के रूप में लेते हैं तो बनने वाले विलयन को कहा जाता है एक्वा रेजिया। देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्वा रेजिया में क्या होता है, सांद्र HCl तो होता है 3 अनुपात में और सांद्र HNO3 होता है 1 अनुपात में, 3:1 के रूप में। तो उसे क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया। और देखिए जो कि सोने तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। और देखिए ये एक्वा रेजिया कहाँ काम में लाया जाता है, जो हमारी अक्रिय धातु है जैसे सोना है, प्लेटिनम है, इनको घोलने के लिए। तो देखिए अभिक्रिया देखिए कि किस तरीके से गोल्ड और प्लेटिनम एक्वा रेजिया के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, Au यानी गोल्ड है, इसकी अभिक्रिया 4H प्लस NO3 और 4Cl के साथ हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, AuCl4 माइनस, ठीक है, ये बन गया, साथ में NO और 2 बन गए जल के अणु। इसी तरीके से देखिए प्लेटिनम है, ठीक है, 3 है यहाँ पे प्लेटिनम, 16H प्लस है, 4 NO3 माइनस है और 18 Cl माइनस है। इनके अभिक्रिया से देखिए क्या बना, PtCl6 माइनस, 4 NO और 8 क्या बने यहाँ पे जल के अणु। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सोने तथा प्लेटिनम जैसी जो अक्रिय धातु है, ठीक है, क्या हो जाती है, वो इसमें घुल जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दुर्बल अम्लों के लवणों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि को विघटित कर देता है। तो देखिए अभिक्रिया से समझिए इसे। देखिए देखिए बच्चों ये क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे, 2 अणु HCl के भाग लेंगे, ये बन गया NaCl, 2 अणु NaCl के साथ में H2O, साथ में CO2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, Na2CO3 का क्या हो गया, विघटन हो गया। इसी तरीके से देखिए NaHCO3 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो NaHCO3 है वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये बन गया NaCl, H2O और CO2, यानी इसका भी क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम Na2SO3 की बात करें, सोडियम सल्फाइड की बात करें Na2SO3 की, तो ये भी जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, HCl के 2 अणु भाग लेंगे, ये बन गया NaCl, यानी 2 अणु NaCl के बन गए, साथ में H2 और SO2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी जो HCl है ये क्या करता है, कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को और सल्फाइड को क्या कर देता है, विघटित कर देता है। तो देखिए इस तरीके से इनका क्या हो जाता है, विघटन। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, अब उपयोग देखिए, पहला उपयोग देखिए HCl का, क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज यानी अन्य स्टार्च से, ठीक है ना, के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। दूसरा देखिए, अस्थियों से सारेस निकालने और अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में। तीसरा देखिए, औषध में तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, ये हम इसके उपयोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अब देखिए हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। तो देखिए बच्चों अब हम हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल के बारे में बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटे आकार के कारण फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सो अम्ल HOF बनाती है जो
फ्लोरिक फर्स्ट अम्ल या हाइपोफ्लोरस अम्ल कहलाता है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन एकमात्र HOF ये वाला ऑक्सो अम्ल बनाती है जिसे क्या कहते हैं, फ्लोरिक फर्स्ट अम्ल या हाइपोफ्लोरस अम्ल कहते हैं। आगे देखिए, अन्य हैलोजन अनेक ऑक्सो अम्ल बनाते हैं जिनमें से अधिकांश शुद्ध रूप में पृथक नहीं किए जा सकते। आगे देखिए बच्चों, ऑक्सो अम्ल केवल जलीय विलयन में अथवा लवण के रूप में स्थायी होते हैं। हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल निम्न प्रकार है। तो देखिए अब हम इनके ऑक्सो अम्लों पर नजर डालेंगे। देखिए तो ध्यान दीजिए, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल दिखाए गए हैं। देखिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा इस टेबल को। देखिए बच्चों, ये है हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। और देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये है हैलिक फर्स्ट अम्ल, ठीक है, जिसे कहा जाता है हाइपोहेलस अम्ल। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड में होगा हैलिक थर्ड अम्ल जिसे कहते हैं हेलस अम्ल। इसी तरीके से देखिए हैलिक 5 अम्ल, ये 5 है, हैलिक 5 अम्ल जिसे हैलिक अम्ल बोलते हैं। और यह है हैलिक 7 अम्ल जिसे पर हैलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर हम हैलिक फर्स्ट अम्ल यानी हाइपोहेलस अम्ल की बात करें तो देखिए यहाँ पे केवल HOF बनता है जिसे हाइपोफ्लोरस अम्ल कहा जाता है, ठीक है, हाइपोफ्लोरस अम्ल बन गया। इसी तरीके से देखिए अगर हम क्लोरीन के केस में बात करें तो ये बनता है HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल। और इसी तरीके से अगर ब्रोमीन के केस में बात करें HOBr ये बनता है हाइपोब्रोमस अम्ल और HOI हाइपोआयोडस अम्ल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों ही हाइपोहेलस अम्ल बनाते हैं। क्लियर है। अब देखिए दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे हैलिक थर्ड अम्ल यानी हेलस अम्ल के बारे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हेलस अम्ल, हैलिक अम्ल और पर हैलिक अम्ल ये तीनों ही फ्लोरीन के द्वारा नहीं बनाए जाते। भाई फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है और वो कौन सा ऑक्सो अम्ल बनाता है, HOF हाइपोफ्लोरस अम्ल, ठीक है। तो देखिए अब हम हैलिक थर्ड अम्ल यानी हेलस अम्ल में आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्लोरीन में देखिए बच्चों केवल क्लोरीन बनाता है क्लोरस अम्ल, ठीक है, ओनली क्लोरीन ही बनाता है क्लोरस अम्ल जिसका सूत्र देखिए HOClO, ठीक है। क्या होता है सूत्र, HOClO, ठीक है। आ रहा है समझ में बच्चों आपको। इस तरीके से आगे देखिए अगर हम हैलिक 5 अम्ल यानी हैलिक 5th अम्ल जिसे हैलिक अम्ल कहते हैं उसकी बात करें तो देखिए फ्लोरीन तो नहीं बनाता ये, ठीक है। और अगर क्लोरीन की बात करें हम लोग तो देखिए क्लोरीन बनाता है HOClO2, ब्रोमीन बनाता है HOBrO2, आयोडीन बनाता है HOiO2, ठीक है। और देखिए इसे कहते हैं क्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं ब्रोमिक अम्ल, इसे कहते हैं आयोडिक अम्ल, ठीक है। आ रहा है ना बच्चों आपको समझ में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हैलिक 7 अम्ल के बारे में जिसे पर हैलिक अम्ल कहते हैं तो फ्लोरीन तो नहीं बनाता ये। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन बनाता है HOClO3, ब्रोमीन बनाता है HOBrO3, आयोडीन बनाता है HOiO3। और देखिए इसे कहते हैं पर क्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं पर ब्रोमिक अम्ल, इसे कहते हैं पर आयोडिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हमारे हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल हो गए। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो फ्लोरीन है वो केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है HOF जिसे कहा जाता है हाइपोफ्लोरस अम्ल, ठीक है। और देखिए ये हमारे क्लोरीन के हो गए ऑक्सो अम्ल, ये ब्रोमीन के और ये आयोडीन के। और देखिए बच्चों इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए बच्चों अब हम इनकी संरचना पे नजर डाल लेते हैं। देखिए बच्चों ये हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl की संरचना है। देखिए बच्चों हम एक एक की संरचना को डिस्कस करेंगे। देखिए ये संरचना है हमारी हाइपोक्लोरस अम्ल की HOCl की, ठीक है। तो देखिए बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इधर तो जुड़ा हुआ है H, इधर जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है। आई समझ में। इसी तरीके से देखिए अगली संरचना हम लोग बात करते हैं क्लोरस अम्ल के बारे में। ये क्लोरस अम्ल है और क्लोरस अम्ल देखिए O से जुड़ा हुआ है H और इस O से यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O, ठीक है। वापस देखिए बच्चों ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है H, ठीक है। और क्लोरीन से देखिए
इस ऑक्सीजन से क्लोरीन जुड़ी हुई है और क्लोरीन से डबल बॉन्ड O। इस तरीके की संरचना होती है हमारे क्लोरस अम्ल की। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, ये संरचना है हमारे क्लोरिक अम्ल की। देखिए ये क्लोरिक अम्ल की संरचना है और ये संरचना है हमारे पर क्लोरिक अम्ल की। इसमें देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन से ये OH यानी OH जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन है, ठीक है। Cl से OH जुड़ा हुआ है और इधर Cl डबल बॉन्ड O और इस Cl से एक और डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से पर क्लोरिक अम्ल की बात करें, क्लोरीन से एक तो OH जुड़ा हुआ है और ये 1 2 3 तीन ऑक्सीजन क्लोरीन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। देखिए Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O, इसे कहा जाता है पर क्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे ऑक्सो अम्लों की संरचनाओं की, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए अंतरा हैलोजन यौगिक। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने हैलोजनों के ऑक्सो अम्लों के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको उनकी संरचनाएं समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में। देखिए, जब दो भिन्न हैलोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं। देखिए समझिए, होता क्या है कि जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं। इन्हें सामान्य संघटनों XX-, XX-3, XX-5 तथा XX-7 से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनका संगठन देखिए, XX-, XX-3, XX-5, XX-7, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये जो अंतरा हैलोजन यौगिक है, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें जो X है, देखिए जो समझिए जो X है, तो यहाँ पे जो X होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो देखिए इसमें X की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, इसमें इस X की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, इसमें X की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5 और इसमें होती है +7, ठीक है। आया समझ में। तो ये बात हो गई इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की कि इसमें जो ये X है, हम X की बात कर रहे हैं कि X की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। आगे देखिए, जहां X बड़े आकार वाला हैलोजन है, और देखिए यहाँ पे जो ये X है वो होता है बड़े आकार वाला हैलोजन, तथा X- छोटे आकार वाला, और X- क्या होता है, छोटे आकार वाला हैलोजन, एवं X की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक का। आगे देखिए बच्चों, जैसे जैसे X और X- की त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ता है, प्रति अणु परमाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। अतः आयोडीन 7 फ्लोराइड में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन के बीच त्रिज्याओं का अनुपात अधिकतम है, इसलिए इसका सूत्र IF7 होता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। देखिए बच्चों, जो IF7 है इसमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या होती है, तो ये ऐसा क्या है, अंतरा हैलोजन यौगिक है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए विरचन। देखिए अंतरा हैलोजन यौगिक सीधे संयोग द्वारा या किसी हैलोजन की एक निम्नतर अंतरा हैलोजन यौगिक पर अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। देखिए समझिए कि जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो सीधे संयोग द्वारा अथवा किसी हैलोजन की एक निम्नतर अंतरा हैलोजन यौगिक पर अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। निर्मित उत्पाद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, देखिए किस तरीके से निर्माण होता है अंतरा हैलोजन यौगिकों का। देखिए बच्चों, ये हो गई Cl2, अभिक्रिया करेगी F2 के साथ में 437 केल्विन पे, ये बन गया ClF, दो अणु बन गए ClF के, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का सम आयतन होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए Cl2 और देखिए यहाँ पे 3F2, ठीक है, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है 573 केल्विन पर, ये दो अणु बन गए ClF3 के, और यहाँ पे देखिए सम मोलर, यहाँ क्या परिस्थिति होनी चाहिए, सम मोलर। इसी तरीके से देखिए I2 प्लस Cl2, ये दोनों भी सम मोलर होने चाहिए, ये बन गया 2ICl। और इसी तरीके से देखिए I2 और I2 के साथ में अगर आधिक्य में देखिए, अगर हम आधिक्य की बात करें 3Cl2 की अभिक्रिया होती है, ये बनता है 2ICl3,
ठीक है, तो ये समझ में आया भाई। यहाँ पे तो सम मोलर, अगर सम मोलर होंगे दोनों तो 2ICl यानी ICl का निर्माण होता है, और जब आधिक्य की बात करते हैं तो ICl3 का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखिए Br2 है, Br2 की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं F2 के साथ, 3F2 पानी के साथ तनुकरण, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 अणु बन गए BrF3 के। क्लियर है। और इसी तरीके से देखिए आधिक्य की बात करें यानी Br2 और 5F2, हम आधिक्य की बात कर रहे हैं, ये बन गया 2BrF5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं और इनके लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए गुण, ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ClF के अतिरिक्त जो कि 298 केल्विन पर एक गैस है, ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव है। ठीक है, इनके भौतिक गुण अवयवी हैलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे देखिए, ऐसा अंतरा हैलोजनों के XX आबंधों का हैलोजनों के XX आबंधों की तुलना में दुर्बल होने के कारण होता है, और FF आबंध को छोड़कर। ठीक है, आगे देखिए, ये सभी जल अपघटित होकर छोटे हैलोजन के संगत हैलाइड आयन और बड़े हैलोजन के संगत हाइपोहैलाइट। देखिए समझिए, जब XX- की बात करते हैं तो हाइपोहैलाइट, हैलाइट जब हम XX-3 की बात करते हैं, हैलेट जब हम XX-5 की बात करते हैं, तथा पर हैलेट जब हम XX-7 की बात करते हैं, तो ये आयन देते हैं। देखिए वापस समझिए बच्चों, ये जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं इनका जल अपघटन हो जाता है, और छोटे हैलोजन के संगत तो ये हैलाइड आयन देते हैं। देखिए समझिए, छोटे हैलोजन के संगत तो हैलाइड आयन देते हैं, जबकि बड़े हैलोजन के संगत अगर हम बात करें तो अगर XX- है तब तो ये क्या देते हैं, हाइपोहैलाइट। क्या देते हैं, हाइपोहैलाइट देते हैं। देखिए समझिए बच्चों, जब XX- होता है तब तो ये देते हैं हाइपोहैलाइट। ठीक है, अगर XX-3 होता है तो ये क्या देते हैं, हैलाइट। तो ये क्या देते हैं, हैलाइट देते हैं। और इसी तरीके से जब XX-5 की हम लोग बात करें, देखिए XX-5 की बात करें तो ये देते हैं हैलेट। क्या देते हैं, हैलेट। देखिए जो ये 5 है, ठीक है, XX-5 की बात करें तो देते हैं हैलेट, और जब हम XX-7 की बात करें तब हमें देते हैं पर हैलेट। ठीक है, आया समझ में। यानी जब अंतरा हैलोजन यौगिकों का जल अपघटन होता है तो छोटे जो हैलोजन है उसके संगत तो हैलाइड आयन प्राप्त होते हैं, और बड़े हैलोजन की बात करें यानी बड़े हैलोजन के संगत अगर हम बात करें तो अगर XX- है तो हाइपोहैलाइट प्राप्त होता है, अगर XX-3 है तो हैलाइट प्राप्त होता है, अगर XX-5 है तो हैलेट, और जब XX-7 है तो पर हैलेट प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों, XX- है, ठीक है, XX- का क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा भाई, जो ये छोटा हैलोजन है X-, इसके सापेक्ष तो क्या प्राप्त होगा, हैलाइट प्राप्त होगा। भाई हमने पढ़ा ना अभी, भाई छोटे हैलोजन है तो इसके सापेक्ष तो क्या प्राप्त होगा, हैलाइट प्राप्त होगा, तो ये बन गया HX-, और जो बड़ा हैलोजन है X, इसके सापेक्ष हमें HOX यानी हाइपोहैलाइट प्राप्त होगा। देखिए तो समझिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हाइपोहैलाइट। देखिए यह अभिक्रिया है। देखिए वापस समझिए भाई, XX- है, ठीक है, तो छोटे हैलोजन X- इसके सापेक्ष तो हमें हैलाइट प्राप्त हो गया, और जो ये बड़ा है हमारा बड़ा हैलोजन X, इसके सापेक्ष हमें हाइपोहैलाइट प्राप्त होगा। ठीक है भाई, हमने पढ़ा है ना। देखिए यहाँ पे देखिए भाई, हमने क्या देखा कि जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक के जल अपघटित हो जाते हैं, और छोटे हैलोजन के संगत हैलाइट और बड़े हैलोजन के संगत हाइपोहैलाइट प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनकी आणविक संरचनाएं VS-EPR सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है। आगे देखिए बच्चों, देखिए XX-3 यौगिकों की संरचना बंकित टी आकार की, XX-5 यौगिकों की संरचना वर्गाकार पिरामिडी तथा XX-7 की संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर XX-3 प्रकार के यौगिकों की बात करें, इनकी संरचना होती है बंकित टी आकार की। इसी तरीके से XX-5 प्रकार के यौगिकों की बात करें, इनकी होती है वर्गाकार पिरामिडी, और
X-7 प्रकार के जो अंतरा हैलोजन यौगिक के उनकी संरचना होती है पंचकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इस सारणी से हम लोग अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से इनका सूत्र होता है, इनकी क्या भौतिक अवस्था या रंग होती है और क्या संरचना होती है। तो देखिए जो समझिए इस सारणी को, ध्यान से देखिएगा इसे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे X-1 की। ठीक है, इसे हम X भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए, ClF, BrF, IF, BrCl, ICl और IBr। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, इन सब में 2 परमाणु हैं। देखिए बच्चों, इनमें 2 ही परमाणु है, यानी 2 हैलोजन से मिलकर बने हुए हैं। ClF को देखिए रंगहीन गैस है ये, BrF फीकी भूरी गैस, IF देखिए स्पेक्ट्रमिकी द्वारा संसूचित गैस, BrCl क्या है, रूबी लाल ठोस यानी अल्फा रूप, ICl क्या है, भूरा लाल ठोस बीटा रूप और IBr क्या है, काला ठोस। ठीक है, और देखिए बच्चों, जो ClF है इसे कहा जाता है क्लोरीन फ्लोराइड, या हम बोल सकते हैं क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, इसे कहा जाता है ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, इसे कहा जाता है आयोडीन मोनोफ्लोराइड या आयोडीन फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, इसे आयोडीन फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसे ब्रोमीन फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये हो गया ब्रोमीन क्लोराइड, ये हो गया आयोडीन क्लोराइड, ये हो गया आयोडीन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये उनके होते हैं नाम। और देखिए इनकी संरचना नी दी हुई है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, यानी रेखीय संरचना होती है। ठीक है, चलिए आगे। इस तरीके से देखिए, अब हम बात करेंगे X-3 के बारे में। उदाहरण देखिए, ClF3, BrF3, IF3, ICl3। ये है रंगहीन गैस। देखिए ClF3 क्या है, रंगहीन गैस, BrF3 क्या है, पीला हरा द्रव, IF3 पीला पाउडर, ICl3 नारंगी ठोस। और देखिए इनकी सबकी आकृति देखिए, बंकित टी आकृति। तो मैंने कहा था ना भाई, क्या होता है जो X-3 है, इनकी सबकी आकृति कैसी होती है, बंकित टी आकृति होती है। और ये हम किस तरीके से बता सकते हैं, VSEPR सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए, अब हम बात करेंगे X-5 के बारे में। उदाहरण देखिए, IF5, BrF5, ClF5। और देखिए IF5 क्या है, रंगहीन गैस परंतु 77 केल्विन के नीचे ठोस। इसी तरीके से BrF5 क्या है, रंगहीन द्रव, ClF5 क्या है, रंगहीन द्रव। और देखिए यहाँ पे इनकी संरचना देखिए, वर्ग पिरामिडी। सबकी संरचना कैसी होती है, वर्ग पिरामिडी होती है। और इसी तरीके से X-7 की बात करें, इसका उदाहरण है IF7, ये रंगहीन गैस है और संरचना देखिए पंचकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको अंतरा हैलोजन जो यौगिक है उनकी संरचना और भौतिक अवस्था समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इनके उपयोग। देखिए यह यौगिक अजलीय विलायकों की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। ये फ्लोरीनीकरण कारक होते हैं। ClF3 तथा BrI3 का उपयोग यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 के संवर्धन हेतु UF6 के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए इसको, देखिए बच्चों ये यूरेनियम है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया ClF3 के 3 अणुओं के साथ करवा रहे हैं, ये बन गया UF6 बन गया और देखिए यहाँ पे 3 अणु बन गए ClF के। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे अंतरा हैलोजन यौगिकों के उपयोग की। देखिए ये आपको समझ में आए होंगे और आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए बच्चों, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वर्ग 18 के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।